नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसजीएस न्यूज का मोनेटाइजेशन समाप्त करने के कारण एक तरह से कहा जाए तो हमारे ऊपर भी प्रहार हुआ है, लोकतंत्र पे प्रहार हुआ है। और कहीं ना कहीं जो उभरती हुई आवाजें हैं, लोकतांत्रिक आवाजें हैं, उनको भी एक तरह से जो कुचलने का कार्य हो रहा है, अब उसका एक हिस्सा हम भी हो गए हैं। हम भी उस प्रहार का एक तरह से कहा जाए तो आघात सहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसलिए हमने डेली न्यूज 1.0 को लॉन्च किया और अभी जब आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आ रहे हैं, तो आपका प्यार मोहब्बत हमें दोबारा मिलनी शुरू हो जाएगी। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चैनल भी शबाब पर आए और आपकी सेवा के अंदर जैसे सभी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, हम लगातार आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, आप तक नई जानकारियां पहुंचाते रहें। तो डेली न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अरुण कुमार शर्मा जी आज हमारे साथ हैं और ये पहला शो है इस चैनल के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज हालांकि 2-3 एपिसोड उस पर डाले हुए हैं हमने, लेकिन टॉक शो के रूप में पहला जो एपिसोड है वो आपके साथ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया के ऊपर। धन्यवाद शर्मा जी, बदलते हुए राजनीतिक हालात में एक तरह से मोदी की सत्ता, हमारे बहुत सारे मित्र भी कह रहे हैं कि जा चुकी है। बस 4 जून को घोषणाएं होनी बाकी है अब एक तरह से। लेकिन 4 जून तक की जो बेचैनी, जो अकुलाहट, जो बौखलाहट, तिलमिलाहट और जिस किस्म की समाज के अंदर जहर खोलने की जो प्रवृत्तियां हैं और जो हो रहा है जमीन के ऊपर, कुछ समझ नहीं आता। एक तरफ नड्डा साहब भी कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, मोदी जी हिंदू मुसलमान में लगे पड़े हैं, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ कभी कुछ। अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि एक विकृत होती मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। एक विकृत से भी ज्यादा एक शब्द आता है, विक्षिप्त मानसिकता के अंदर भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। और उनके सारे नेता भी लगभग वैसे ही होते चले जा रहे हैं। अंधभक्त होते थे, पर ये लोग जो ऊपर बैठे, कम से कम इन्हें तो कुछ समझदारी दिखानी चाहिए। जैसा राजा वैसी प्रजा। लेकिन सत्ताधीश ही विक्षिप्त हो जाए, विकृत माइंड के हो जाए, तो जनता क्या करेगी सर? अरुण कुमार जी। जी सर, बात यह है कि जब आप चुनाव लड़कर कोई संवैधानिक पद प्राप्त करते हैं तो जिन्होंने आपको नहीं चुना या जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, तो भी आप उनके भी संवैधानिक पद को धारण करते हैं। ये बात ये भूल गए। हालांकि ये सब लोकतंत्र में ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि अगर एक पक्ष होगा तो एक विपक्ष भी होगा, और स्वस्थ लोक परंपरा में ये बात सहज रूप से स्वीकार की जाती है। और बिना दूसरे पक्ष के आप कैसे चुनाव में जीत लेंगे, आपकी चॉइस कैसे कोई करेगा? तो सामने कोई ना कोई तो होगा, उसको चॉइस देनी पड़ेगी। तो लोकतंत्र में जो संविधान बनाया गया वो इसी पैटर्न पर बनाया गया। परंतु जो सत्ता लोलुप लोग होते हैं या जिनको किसी भी येन प्रत्येन कई कैसे भी सत्ता चाहिए, तो वो व्यक्ति विपक्ष को दुश्मन मान लेता है। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं होता जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये विचारों का युद्ध होता है। और हमेशा देखने सुनने में ये आता है कि अगर कोई एक विचार होता है तो उसके विपक्ष में या उसके संशोधन में दूसरा विचार भी होता है। ये एक सहज प्रक्रिया है। परंतु जब आप उस प्रक्रिया को नहीं मानते और मेरा ये जो सिद्धांत है, जब इस पर चलते हैं तो आप विपक्ष को सहसा ही दुश्मन मान लेते हैं, जबकि दुश्मन होता नहीं है। वो भी इसी देश का नागरिक है, वो भी इसी संविधान को मानता है, वो भी उसी प्रक्रिया से लड़कर हारा है। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये फिलॉसफी कि दूसरा दुश्मन है, सिर्फ मैं ही ठीक हूं, ये सर्वथा अनुचित है। और कोई देश हो, कोई सा पक्ष हो, कोई समुदाय हो, वहां पर इस प्रकार की बातें होती हैं। पक्ष विपक्ष हमेशा होता है और विपक्ष के बिना पक्ष भी पंगु होता है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु बीजेपी आज इस दौर में पहुंच चुकी कि उसको किसी ना किसी कारण से सत्ता चाहिए। खुस्ती सत्ता, आपके जो आपने पहले कर्म किए हैं
उनके खुलासे ना हो जाएं, वो गलत बातें, वो जो आपने धांधलियां की है वो सामने ना आ जाएं, इसलिए आप कोई सा भी प्रयोग करते हैं और उसमें आप पकड़े जाते हैं। यही हाल बीजेपी का हो रहा है, जो मेरी समझ कहती है। जी शर्मा जी, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। भारत इजराइल को हथियार दे रहा है हमास के खिलाफ यूज करने के लिए, और चेन्नई से चला हुआ जहाज जिसमें 27 टन एक्सप्लोजिव था, उसने जब स्पेन में डॉकिंग की परमिशन मांगी तो उसको डॉकिंग की परमिशन नहीं दी गई, और ये सारा मामला निकलकर बाहर आ गया। और पोर्ट, जहाज को जाना था हाइफा पोर्ट, जो कि इजराइल का पोर्ट है। ये तो पक्की बात है कि अब वो ये एम्यूनिशंस लेके सुएज कैनाल के रूट से तो नहीं गया होगा, वो नीचे केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका से होकर गया होगा। लेकिन ये जहाज स्पेन में क्यों जाता है? उसको वहां जाने की जरूरत नहीं, तो मुड़कर हाइफा सीधा जा सकता था। तो ये काफी चीजें रहस्य के घेरे में आ रही हैं, क्योंकि चेन्नई से निकले जहाज को स्पेन जाने की जरूरत क्या थी? उसे सीधा हाइफा में जाना चाहिए था। या फिर ये हो सकता है कि माल कम था, 27 टन माल था कुल मिला के, तो हो सकता है वहां से स्पेन के पोर्ट पे चला गया, स्पेन के पोर्ट से किसी और शिप के ऊपर लाद के फिर उसे हाइफा पोर्ट पे ले जाना होगा, जो कि बेसिकली अडानी ने खरीदा हुआ। मैं आपको पहले बता दूं, ये हाइफा पोर्ट जो है अडानी को जा चुका है सर वहां पर, और ये भी मोदी जी की कृपा एक्चुअली। ये भारत के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के अंदर एंटर करने की जरूरत क्या थी? हमारा तो फिलिस्तीन भी मित्र है और हमारा इजराइल भी मित्र है, और हम तो जो टू नेशन थ्योरी है उसके पक्षधर रहे हैं। और अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जो दो नेशन की थ्योरी है उस पर हमने वोट किया कि हम फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि रमजान के अंदर मैंने अपना दूत भेजा था नेतन्याहू के पास कि वो वहां पर बमबारी ना करें ताकि मासूम लोगों की रमजान में मौत ना हो, लेकिन ये तो अपनी ओर से मौत का सामान भेजा जा रहा है वहां पर कि आप उनको मारो। सर ये तो दगा हो गई एक तरह से। मुझे मुझे हैरानी है कि इंडिया को इजराइल हमास युद्ध के अंदर एंटर करने की जरूरत क्या थी? हम तो न्यूट्रल रहने चाहिए थे वहां पर। लेकिन ऐसा लगता है पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है। ये दोगलापन और ये जिस किस्म की जो पीठ में छुरी घोंपी जा रही, सारी दुनिया देख रही है कि भारत इजराइल को हथियार दे रहा है सर। अरुण कुमार जी। जी सर, फिलिस्तीन जो है ये कोई नया मित्र हमारा नहीं है, ये बहुत पुराना मित्र है। मुझे याद है जब यासर अराफात हिंदुस्तान आया करते थे तो उनकी इंदिरा गांधी से बहुत अच्छी इक्वेशन, बल्कि उस समय इजराइल से हमारी बहुत बढ़िया रिलेशन थे, ऐसा नहीं था। तो मेरा मानना यह है, और दूसरी बात यह कि जब आप चोरी छिपे देश को बिना बताए जब इस प्रकार के प्रकरण आप करते हैं तो ये देश से गद्दारी या धोखा कहलाएगा। क्योंकि विदेश नीति जो हमारी बनी हुई है उसमें इन बातों का उल्लेख है कि हम दो देशों के बायलैटरल रिलेशन के अंदर बीच में इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे जिससे युद्ध बढ़ने का या युद्ध छिड़ जाने का अंदेशा हो। तो आप तो युद्ध को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आक्षेप ये है कि आप ये विदेश नीति में गलत नीति को अख्तियार कर रहे हैं। विश्व पटल पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश आपकी भर्त्सना ही करेगा, आपकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने एम्युनिशन को बेचने के लिए और इजराइल को आगे बढ़ाने के लिए, फिलिस्तीन को दबाने के लिए यह काम किया है, जो कि सही दृष्टि नहीं है, ना ही सही नीति है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत जो है वो टू नेशन थ्योरी पर चलता है, और ये कोई आज नहीं है, तो नेहरू जी की बनाई हुई है। और नेहरू जी से पहले भी हमारे जो विचार हुआ करते थे हमेशा दोस्ताना हुआ करते थे। विश्व पटल पर हमारे कितने अधिक दोस्त थे, परंतु अगर आज आप देखें तो मोदी जी के आने के बाद हमारी विश्व में दोस्त देश कम हुए हैं और छोटे छोटे दुश्मन देश बढ़ गए हैं। हमारे आसपास भी यही हाल है। अगर आप इस तरह के काम करोगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। जो आप कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो मुझे लगता है देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश का बेजा इस्तेमाल अथॉरिटी का किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है, और मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं। जी।
शर्मा जी, नड्डा ने बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया है। हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअली इसके पीछे देखा जाए तो संघ परिवार को काउंटर करने के लिए मोदी का परिवार खड़ा किया गया। एक बिल्कुल ही अलग किस्म का एक संस्था खड़ी कर ली गई है। अब क्या इस बात पे हमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए कि मोदी ने फैसला ही कर लिया कि मुझे संघ चाहिए ही नहीं, और जो नड्डा की लैंग्वेज है वो कुछ इसी किस्म की लैंग्वेज है। वो कहते हैं कि वाजपेयी के समय में पार्टी को खुद को चलाने के लिए आरएसएस की जरूरत थी। उस समय बीजेपी सक्षम नहीं थी और छोटी पार्टी हुआ करती थी। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी संरचना मजबूत हो गई है, अब बीजेपी अपने भरोसे पर चल सकती है और चल रही है। वो कहते हैं कि हम पहले से अधिक सक्षम हैं। अब यही अंतर है कि अब हम अपने आप को चलाते हैं, पहले हम आरएसएस के कहने पर चलते थे। ये तो सर एक अजीब सी कहानी हो गई है। कहते हैं अब हम अपने मामलों को अपने तरीके से संभालते हैं और राजनीतिक दल को यही करना चाहिए, और आरएसएस जो वैचारिक तौर पर काम करता है उनको वो काम करते रहना चाहिए, और लेकिन भाजपा अपने तौर पर एक राजनीतिक दल पे वही काम करेगा जो उसको सूट करेगा। फिर मंदिर बनाने की, एक पूरे इंडिया में मथुरा, वाराणसी और बाकी मंदिरों को हटाने की जो बहुत सारे हिमंता बिस्वा सरमा ने बात भी की थी, तो कहते हैं भाजपा के पास कोई ऐसा विचार, योजना, पार्टी की इच्छा नहीं है। इस पे चर्चा में कोई ऐसी बात हुई भी नहीं है। क्या मोहन भागवत को एक कड़ा सबक देने की बात हो रही है, या उनको एक संदेश देने की बात हो रही है कि जैसे कि ये तो ऐसे शब्द हो गए जैसे अंग्रेजी के शब्दों में एक क्रूड शब्द कहते हैं, टू हेल विद यू, अंग्रेजी में कहते हैं टू हेल विद यू। तो क्या बीजेपी आरएसएस को ये कहने के चक्कर में कि टू हेल विद यू? जी, सही बात तो ये है कि जो आपने शब्द कहे, यही शब्द नड्डा साहब ने कहे। उसका मैं कारण बताता हूं। जैसे बॉम्बे में एक अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें अगर आप गौर करें तो आपको मोदी सरकार शब्द नजर आए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नजर नहीं आई। तो ये सिमट कर बीजेपी, जी जी जी, यही कहते हैं कि हु वुड यू इलेक्ट, आप किसको वोट करेंगे, आप किसको वोट देंगे, जी किसको इलेक्ट करेंगे? क्या जी उनको दो सपोर्ट एंटी नेशनल फोर्सेज, जो देशद्रोही हैं उनको सपोर्ट करने वाले, या फिर जो या देशद्रोहियों को मारते हैं उनको सपोर्ट करेंगे सर? जी, और इसमें नीचे लिखा मोदी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने बिल्कुल सिंबल तीनों इस्तेमाल किए हैं। और सिंबल कौन से इस्तेमाल किए हैं? वो कहते हैं कि ये असली हैं, जो ओरिजिनल हैं उनको नकली बता रहे हैं। मतलब आप बाला साहब ठाकरे को तो नकली कह रहे हैं, और जो नकली हैं आप उनको असली कह रहे हैं। तो ये जो आपका नरेशन गढ़ने का तरीका है, वही बता रहा है कि जिन बैसाखियों के सहारे आप चलकर यहां तक पहुंचे हैं, ना भूलें आप मात्र 2 रह गए थे, और वो 2 भी सीटें खाली करके उनको जितवाया गया था ताकि विपक्ष रह सके संसद के अंदर। तो मेरा मानना ये है कि इतना अभिमान ये नड्डा जी ने स्वयं से बयान नहीं दिया, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी से पहले किनारा कर लिया है। उस बात को ढकने के लिए ये बयान मोदी जी ने नड्डा के मुंह से दिलवाया है, ऐसा मेरा मानना है। और इस बयान को देने के बाद जो नुकसान होगा, जो क्षतिपूर्ति होगी, वो हो नहीं पाएगी, क्योंकि 5वें, 6ठे, 7वें चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। 163 चुनाव में जो क्षेत्रों के चुनाव है, उसमें 40 सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं, जहां पर आपका पुरजोर विरोध है। उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां महिलाएं अधिकतर ज्यादा वोट करती हैं, महिलाएं भी आपके विरोध में है, एक क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज भी आपके विरोध में है। तो आप अगर इस तरह का जो ओछा बयान, मैं कह सकता हूं इसको, या बिना सोचे समझे आप बयान देते हैं, बीच में चुनाव के बीचों बीच में अगर आप देते हैं, तो मुझे लगता है आरएसएस जैसे पूरी तौर से किनारा कर चुका, तो आरएसएस अब इनके विरोध में भी बोलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये असहनीय है कि आप जिसके सहारे चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, आप उनको ही झुठलाने की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। जी शर्मा जी, सोनिया गांधी रायबरेली में थी और
बड़ी मार्मिक अपील की उन्होंने कि आज मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। जो प्यार मोहब्बत आपने मुझे दिया और हमारी पूरे गांधी परिवार ने जो आपकी सेवा की, हालाँकि नेहरू जी तो फूलपुर से लड़ते थे, लेकिन फूलपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इंदिरा गांधी के समय से रायबरेली से बड़ा एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और कहा कि अ, आप उसे भी, राहुल को उतना ही प्यार दीजिए जितना आप हमें देते थे और ये आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। मुझे लगता है कि इस किस्म की जो खास तौर से जो अपील्स होती हैं, जो शब्द कहे जाते हैं, वो आज की राजनीति में दुर्लभ हो गए हैं। ये ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते। अब तो कर्कश कानों के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे सीसा घोलने वाले शब्द आ गए हैं, गाली-गलौज की बात होती है, घृणा की बात होती है और ऐसे में जब एक छोटी-सी इस किस्म की एक मार्मिक अपील आती है, तो बड़ा सुखद लगता है एक्चुअली देखने में। ऐसा लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के अंदर एक एक राक्षस राज को और असुर राज को ही लेके आया जाए और उसी की बात की जाए। हर चीज़ ऐसा लगता है राक्षस प्रवृत्ति से की जा रही है यहाँ पर। अरुण कुमार जी, ये सोनिया की एक अपील पर आपकी छोटी टिप्पणी चाहेंगे? जी, जब हम इस अपील की बात करते हैं, तो हम देखते हैं ये क्षेत्र कौन-सा है। ये रायबरेली, जिसकी राय बहुत पहले से फिरोज गांधी साहब भी यहां से चुनाव लड़ा करते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने लड़ना शुरू किया। उसके उनके जाने के बाद आप देखें कुछ समय के लिए सोनिया गांधी जी निष्क्रिय हो गई थी, क्योंकि परिवार में जो सदमा था वो बहुत बड़ा था, परंतु उनका अपने क्षेत्र से कभी भी नाता टूटा नहीं था। और जब वो राज्यसभा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ना था, तब भी उन्होंने कहा था कि आप ऐसा ना समझें कि मैं राजस्थान चली गई हूं, मेरे परिवार का एक सदस्य आपके साथ रहेगा, ऐसा मैं विश्वास से कह सकती हूं। ये उसी कड़ी में कहा गया बयान है कि मैं आज अपने पुत्र को आपके हाथों सौंप रही हूं। तो ये बयान ये भी दर्शाता है कि गांधी परिवार का नाता इन 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कभी भी नहीं टूटेगा। आने वाले 100 वर्षों में और पिछले गए 100 वर्षों में अगर आप देखें, तो गांधी परिवार कार्य क्षेत्र यही इलाका रहा है, यही आसपास के क्षेत्र रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, इससे प्रभाव बदला भी है, रायबरेली का रुख भी बदला है। आज किसी से आप इंटरव्यू ले लें, तो वो सोनिया गांधी की इस मार्मिक अपील के विषय में बात करता है। वो कहता है रिश्तेदारी पहले है, हमारी राजनीति बाद में है। हम जिस परिवार से हैं उससे रिश्ता थोड़ी तोड़ देंगे। तो ये रिश्ते को और मजबूत करने की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। अगर राजनीति में आप इस प्रकार के बयान देते हैं या इस प्रकार का आप नाता रखते हैं, तो मुझे लगता है कुछ सुखद अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय जी। आज का दिन एक इसी चीज को याद करने का भी है। 18 मई 1974 को जब भारत में पहला परमाणु विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया था, उसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता हुआ बुद्ध भगवान। तो स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया था, परमाणु विस्फोट किया था। लेकिन क्या कहते हैं कि इससे ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहा है एक्चुअली वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी को याद नहीं करना चाहती। उनको नफरत है, क्योंकि नफरत इसलिए कि उनके कारनामे इतने बड़े हैं इंदिरा गांधी के, कि जिसके मुकाबले में ये 10 साल तो क्या 100 साल राज कर ले मोदी जैसे, तो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। आखिरकार इनके बस की तो है नहीं परमाणु विस्फोट करना, तो इंदिरा जी ने किया था। इनके बस की तो 1971 रिपीट करना है नहीं साहब, वो इंदिरा गांधी ने किया था, पाकिस्तान को तोड़ दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। इनके बस की थोड़ी है कि सिक्किम जैसे को अपने भारत में मिला लो, वो इंदिरा गांधी ने किया था। तो इंदिरा गांधी के जो कारनामे हैं, एक इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो वो इतने बड़े हैं, इतने बहादुरी के हैं कि ये चूंकि उसका सामना नहीं कर पाते हैं और कायरों की तरफ भागते आप सामने से, तो कैसे करके उसको कंडेम किया जाए। कांग्रेस को मारो, कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, कांग्रेस ने ये किया। लेकिन जो कुछ किया है कांग्रेस ने वो भारत के लिए, आज कांग्रेस ने किया तभी इस जैसा व्यक्ति आज प्रधानमंत्री बना है। अगर कांग्रेस ने ये ना किया होता तो इस जैसा बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। तो कांग्रेस का जो लोकतांत्रिक रवैया, उसको कम से कम सलाम तो करना पड़ेगा ना सर, अरुण कुमार जी। जी सर, मैं इसको एक एक बिंदु और दे देता हूं आपको। 31 अक्टूबर को पटेल साहब का भी संबंध है।
और मूर्ति जो बनाई गई वो विश्व की काफी बड़ी मूर्ति बनाई गई, काफी ऊंची मूर्ति बनाई गई। और उसको जानबूझकर, क्योंकि 31 अक्टूबर संयोग से इंदिरा गांधी और पटेल साहब से इस तारीख का संबंध है, तो उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करना भी बंद कर दिया था, जो कि अनुचित है। अब आपको दो काम और याद कराता हूं। बैंकों का नेशनलाइजेशन वो सर इंदिरा गांधी ने किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक बात और आपको याद कराता हूं कि प्रीवी पर्स को खत्म करने वाली महिला जो थी उसका नाम इंदिरा गांधी था। प्रीवी पर्स जो कि 1947 से चल रहा था। तो इंदिरा गांधी के काम जो है वो एक नहीं है। और अगर हम बांचने बैठेंगे, उनके फायदे गिनाने बैठेंगे, तो हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे। परंतु ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और ऐसी राजनीति जो घृणा से शुरू होती हो और घृणा पर ही खत्म होती हो, तो उसके एवज में हम उन शख्सियत को जो भारत की ऐतिहासिक रही हैं, जो इतिहास में जिनका नाम लिखा गया है, उनका नाम नहीं लेना चाहते। तो ये स्पष्ट संकेत है। भले ही आज 18 मई हो, वो पोखरण को हम याद कर रहे हों, परंतु आप अपेक्षा करें कि उस परमाणु को, उस एक्सपेरिमेंट को मोदी जी याद करेंगे, मुझे यह संभव नहीं लगता। क्योंकि ईर्ष्या में जला हुआ व्यक्ति किसी की तारीफ करेगा, ऐसी उम्मीद ये ह्यूमैनिटी में होती नहीं है। क्योंकि मेंटेलिटी जो है वो इस तरह की है नहीं। उनकी मानसिकता किसी की तारीफ कर देना, किसी को अच्छे शब्द कह देना, ये पूरे 10 वर्षों में देखने में नहीं आया। तो मेरा मानना यह है कि देश कृतज्ञ है इंदिरा गांधी का। भले मोदी जी हो या ना हो, इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी आखिरी सवाल सर, अब एक बात तय होती जा रही है कि शायद एनडीए और बीजेपी मिलकर भी 200 सीट तक ना पहुंच पाए। और सबसे बड़ा जो सेटबैक निकल कर आ रहा है वो यूपी से निकल कर आ रहा है, जिसको अजय दुर्ग समझा जा रहा था। मतलब ये कहते हैं हमारा सिंहगढ़ का किला है, रायगढ़ का किला है, जैसे शिवाजी के टाइम में होते थे ना। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जो अपेक्षित तो नहीं था, लेकिन ऐसा जनता इतने जन सैलाब के साथ आई कि तूफान सा मचाया हुआ है। अखिलेश की सभाओं में, राहुल की सभाओं में जो खटाखट हो रहा है, ऐसा लगता है कि राहुल की खटाखट मोदी को अपनी पिच पर दांस कर आ रही है, चक्कर घिनी की तरह। यानी कि अब मोदी राहुल की पिच पर खेल रहे हैं। एक टाइम था जो राहुल उसकी पिच पे खेलते थे, अब मोदी जी भी खटाखट शब्द का उपयोग करके राहुल की पिच पर खेल रहे हैं। यानी कि अब ऐसा लगता है कि अब राहुल ने खेलना शुरू किया है और मोदी उनकी हर गेंद के ऊपर जंप करके अपने आप को बचा रहे हैं। अजीब दृश्य है साहब कि ये आदमी, जो बूढ़ा आदमी जो कभी सारे हिंदुस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज राहुल की उंगलियों पर नाच रहा है सर। आखिरी 200 सीट तक पहुंचे, लाले पड़े हुए सर। जी, और सर आपने ये भी सुना होगा कि राहुल जी ने ये अनाउंस भी किया है कि मोदी जी के मुंह से क्या कहलवाना है मुझे बताओ, मैं कहलवा दूंगा। ये बात उन्होंने अडानी के विषय में कही है। अडानी, अंबानी, ये शब्द जो कहे उन्होंने और टेम्पो के साथ जोड़ा। मैं आपको कुछ याद कराना चाहता हूं सर। अभी 5वां, 6वां, 7वां चरण बाकी है, जिसमें 41 यूपी की सीटें, 21 बिहार की सीटें हैं, 10 हरियाणा की सीटें हैं, 7 दिल्ली की सीटें हैं, 13 पंजाब की सीटें हैं। अभी ऐसी सीटें बाकी हैं जहां 4 हिमाचल भी है, 4 हिमाचल की भी है। जी जी, चंडीगढ़ भी है। पटना साफ होने जा रहा है जी, और बंगाल के भी कुछ सीटें बाकी हैं शायद अभी। तो मेरा मानना यह है कि जो धीरे वाला झटका है, अब वो जोर से लगे। वो राज्य आ रहे हैं जहां पर आपने तांडव किया था, अब आपको जनता जनार्दन तांडव करवाने वाली है। सीधा सीधा यूपी में 35 से 40 सीटों में सिमटने वाली बीजेपी आज हताश और निराश है। पंजाब में 13 सीटों का नुकसान सहने वाली बीजेपी पार्टी आज हताशा में है। इसीलिए केजरीवाल को
गाली निकालने का काम मोदी जी करते हैं और अरविंद केजरीवाल छाती ठोक कर उनके विरुद्ध बयान दे रहे हैं। आज मैं अभी संजय सिंह का बयान सुन रहा था, महाबल मिश्रा के एरिया में है, और आज राहुल जी भी दिल्ली में कन्हैया कुमार के एरिया में आ रहे हैं। दृश्य बदला जा रहा, सर ये क्या दृश्य बदल भी रहा। सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार तो केजरीवाल को 25 की वोटिंग से पहले गिरफ्तार करना चाहती है सर। वो स्वाति मालीवाल के केस में है जी, वो उनको विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है उन्होंने जी, आज सवेरे कर लिया है। तो कोशिश भले कितनी कर दें, परंतु सुप्रीम कोर्ट आड़े आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल हियरिंग की थी, मैंने उस हियरिंग पे पूरा प्रोग्राम किया था। मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे। वो जो कह रहे हैं कि संविदा कहां, प्रूफ कहां, ट्रेल कहां है, और वो ये कह रहे हैं कि जो जमानत है उसका अधिकार सबके पास है। अंडर ट्रायल आप किसी को जेल में रखें, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। तो मेरा मानना यह है, अभी जो असली तांडव जो है वो मोदी जी को अभी देखना बाकी है, और ऐसे राज्य जहां मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उनको, इसीलिए वो घबराए हुए हैं। इसीलिए नड्डा साहब ने भी जो बयान दिया है आरएसएस वाला, वो शायद इसी वजह से है। और जो कन्हैया कुमार के ऊपर फिजिकली आक्रमण कल शाम को किया गया, वो भी इसी सीरीज की कड़ी है। मेरा मानना यह है कि ये जो आने वाले 3 चरणों के चुनाव हैं, जब तक आएंगे, धीरे धीरे आते आते मोदी जी और निचले स्तर के बयानों पर जाने वाले हैं, और उनको और नुकसान होने वाला है अगर वो इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे, दुश्मनी करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे। भले ही वो हमारे देश के सर्वोच्च नाम हो, पूरे विश्व में नेहरू जी की आलोचना करने वाला कोई देश नहीं है। और तो और बीजेपी के पूर्व नेता भी इंदिरा गांधी की तारीफ किया करते थे, परंतु ये मोदी जी हैं जो नफरत का प्राय बन गए हैं। इसलिए मुझे लगता है इन 3 चरणों में अगर हम पैनी दृष्टि बनाकर रखेंगे तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। जी। तो दर्शक मित्रों, हम आपसे आज्ञा लेंगे और फिर आपसे निवेदन करेंगे, डेली न्यूज इंडिया 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका चैनल है, हमने साहस के साथ दोबारा खड़े होने की कोशिश की है आपके साथ में, और लिंक्स को अधिक से अधिक लोगों तक आगे भेजिए सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि ज्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करें और अच्छी बहस, अच्छे विषय आप तक प्रतिदिन पहुंचे। यही हमारा प्रयास है। आप हमारे प्रयास में सहयोग दीजिएगा। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा धन्यवाद है आपको कि आपने सबसे पहले, मैं भाग्यशाली हूं, आपने मुझे मौका दिया। तो ऐसी पात्रता अगर आपने मुझे दी है तो मैं कृतज्ञ भी हूं, और मैं आपसे ये एक जेंटलमैन प्रॉमिस भी करता हूं कि जब जब न्यूज को, डेली न्यूज 1.0 को जरूरत होगी, डेली न्यूज को 1.0 को जब भी जरूरत होगी, मैं आपकी सेवाओं के लिए, आपके विचारों के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। और ये हमारा जो नाता है ये ऐसे ही बना रहेगा जैसे एसजीएस न्यूज से बना रहा था। तो मेरी उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। ईश्वर की ऐसी कृपा होने वाली है, क्योंकि आप विचारों में बहुत शुद्धता और निष्पक्ष रखते हैं। तो मेरी आपको शुभकामनाएं भी हैं और चैनल के लिए भी शुभकामनाएं हैं। जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल, डेली न्यूज इंडिया 1.0 आपसे आशीर्वाद भी चाहेगा, और उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे और फिर से साहस के साथ खड़े होकर लोगों तक जो लोकतांत्रिक प्रणालियां हैं उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।